हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज 27 जुलाई को 2023 को हम द हिंदू जो डेली एनालिसिस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का, वो न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू परफेक्शन आईएएस यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग दी डेली न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ आई है उन सब का एनालिसिस करेंगे। एडिटोरियल्स का वीडियो अलग से आएगा एंड एक्सप्लेनेशन और दी एक्सप्लेन्ड पार्ट जो इसका होता है उसका वीडियो और एडिटोरियल का वीडियो एक साथ आएगा। डेली न्यूज़ का वीडियो अलग आएगा। इस न्यूज़ सेशन में, इस एनालिसिस सेशन में हम लोग जो एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के साथ साथ जितनी भी न्यूज़ आई है उसके साथ साथ हम ये 10 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इन एडिशन टू द न्यूज़ आएगा। क्यों? Because all of the news which we are seeing is directly or indirectly mentioning these bodies, these words, or these acts, or these terminologies, or the Indian Space Policy 2023. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये न्यूज़पेपर में मेंशन है, इसलिए हम इसका स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, प्लस हम इसका करंट अफेयर्स पार्ट भी कवर करेंगे, दैट व्हाट इज द डेवलपमेंट विच हैज हैपेंड टुडे। तो let's begin the discussion and first thing is no trust motion। क्या नो ट्रस्ट मोशन होती है और क्या ये एक्चुअल में नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है? ठीक है, तो नो ट्रस्ट मोशन अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट वाज एडमिटेड इन लोकसभा। स्पीकर बिरला कन्वीन्स मीटिंग ऑफ फ्लोर लीडर्स टुडे टू शेड्यूल अ डिबेट आफ्टर कांग्रेस डेप्यूटी लीडर Gogoi moves no confidence motion. So it's simply no trust motion is simply another name for no confidence motion. ठीक है, so opposition wants PM to speak on Manipur situation। अगर आपको याद हो तो पिछले 5 जब से सेशन स्टार्ट हुआ है, पिछले हफ्ते से मॉनसून सेशन चल रहा है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ही ज्यादा अपोजिशन, जिसको बोलते हैं टीम इंडिया, करंटली the team India which the opposition parties, all the opposition bench is calling the team India, that is we all are a one alliance for the India. So this team India or the opposition parties, they have been creating ruckus in the parliament, ठीक है, और लोकसभा particularly, और वहां पे जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है या वॉकआउट चल रहा है उनका, तो उसको मद्देनजर रखते हुए नाउ दे हैव thought to move a no confidence motion. So we will just have a glimpse of a no confidence motion, that what it is, what's the constitutional status of no confidence motion, और no confidence motion कैसे पास होती है। ठीक है, इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट वी डू। इन 2 घंटों में हमारे करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, so why is this no confidence motion there? Because in our parliamentary system of government, majority support to government is necessary to function। ठीक है, is necessary for power to remain in power। अगर majority support नहीं है तो power में नहीं रहेगा। therefore अगर ये मेजॉरिटी सपोर्ट टेस्ट करना है कि एक पार्टी के पास मेजॉरिटी सपोर्ट है या नहीं, ताकि वो गवर्नमेंट में रह पाए, वो पार्टी गवर्नमेंट बना पाए या गवर्नमेंट में रह पाए, उस मेजॉरिटी सपोर्ट को चेक करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लोर टेस्ट। और ये मेजॉरिटी सपोर्ट क्यों होना चाहिए? बिकॉज आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली responsible to Lok Sabha, and it means that the ministry, that is the ministers, ठीक है, that is ministries or ministries plus prime minister which equals to government, है ना। This government will remain in office as long as they support or they hold a majority in Lok Sabha। or in other words we can say कि no confidence motion अगर पास हो गया तो, ठीक है, अगर NCM पास हुआ तो गवर्नमेंट will be removed by Lok Sabha from the house or from the office। तो is this Lok Sabha is this no confidence motion mentioned in constitution? No, it's not mentioned in constitution, it's mentioned in
रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा, इसमें ये मेंशन्ड है, अ रिटन नोटिस ऑफ द मोशन हैज टू बी सबमिटेड बिफोर 10 AM। ठीक है, तो अब अगर ये मोशन पास करना है, दैट इज एनसीएम पास करना है, तो पहला पॉइंट, रिटन नोटिस देना होता है टू स्पीकर बिफोर 10 AM इन दी मॉर्निंग, 10 बजे से पहले पहले। ये जो नोटिस है, दिस मोशन मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय मिनिमम 50 मेंबर्स एंड देन स्पीकर के पास जाएगा, विल हैव अनाउंसमेंट ऑफ डिस्कशन, कि इस मोशन पे डिस्कशन होगा। ठीक है, सो द डेट मस्ट बी विद इन 10 days ऑफ द डे ऑफ द मोशन इज एक्सेप्टेड। जिस दिन ये मोशन एक्सेप्ट होता है उसके 10 दिन बाद इस मोशन पे डिस्कशन होता है, और 10 दिन के अंदर अंदर ही ये होना चाहिए, अदरवाइज द मोशन फेल्स एंड द मेंबर हु प्रपोज्ड इट विल बी नोटिफाइड दैट द मोशन हैज फेल्ड। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 10 days आफ्टर एक्सेप्टेंस। ठीक है, अदरवाइज 10 दिन के बाद ये फेल हो जाएगा मोशन, और 10 दिन के बाद दोबारा से मोशन पास करना पड़ेगा। सो इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू डेमोन्स्ट्रेट द मेजॉरिटी, अगर गवर्नमेंट में मेजॉरिटी नहीं है, देन द अपोजिशन पार्टीज sometimes uses this tool to pressure government to hold debate on the national critical national importance or the critical national important matters. ठीक है, so this no confidence motion is sometimes has became a vehicle in itself for the opposition to hold unity in the house. ठीक है, तो that's all about no confidence motion. ठीक है, कि ये किस लिए काम आती है। I'll ask you to revise all other motions which are relevant to this. Then comes another news, that is citing FATF, Center urges Supreme Court to let Mishra continue to the ED chief, है ना। तो इट्स एक्चुअली संजय कुमार मिश्रा केस जो हम पिछले हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड संजय कुमार मिश्रा, हु वाज द एनफोर्समेंट डायरेक्टर, और he was the director of the enforcement directorate, and he was asked by the Supreme Court to leave the office because of his continuous expansion of his term। ठीक है, उसका टेन्योर एक्सपैंड किया जा रहा था, इसलिए उनको बोला गया कि आप अब ऑफिस छोड़ दीजिए। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी गवर्नमेंट ने एक दोबारा से अपील किया है कोर्ट में, दैट वी नीड मिस्टर संजय कुमार मिश्रा's presence, बिकॉज आगे नवंबर में आने वाला है दिस FATF इन्वेस्टिगेशन और इवेल्युएशन ऑन द ऑनगोइंग इवेल्युएशन जो अभी चल रहा है FATF का। नवंबर में दोबारा से एक एक्सरसाइज होने वाला है, जस्ट टू चेक दी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, और मनी लॉन्ड्रिंग पे इनका एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है। ही इज वेल एक्विंटेड विद द ओवरऑल स्टेटस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन होल कंट्री, तो उनको ज्यादा पता होगा, तो इसलिए उनका रहना जरूरी है इन द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, व्हाट इज FATF? FATF क्या है? FATF is a global money laundering machine mechanism, FATF, है ना। तो पहला पॉइंट, FATF is for global money laundering and terror financing. This is a watchdog for this, and it was set up in 1989 by G7 meeting, G7 countries in Paris। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो आफ्टर 9/11 अटैक्स ऑन US, FATF इन 2001, तो 2001 के बाद, ठीक है, दी प्रोविजन ऑफ टेरर फंडिंग और टेररिस्ट फंडिंग was included, otherwise it was for money laundering only। ठीक है,
तो अप्रैल 2012 के बाद इट एडेड टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो 2012 के बाद, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी ये चेक करेगा, दैट इट विल टेक काउंटर मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब इसके पीछे जितना भी फाइनेंसिंग हो रहा है उस फाइनेंसिंग को रोकेगा FATF, ठीक है, डन। तो इट हैज गिवन इन 1990s, इनने एक 40 पॉइंट रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, विच वॉज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। तो 2004 में FATF पब्लिश्ड इट्स 9th स्पेशल रिकमेंडेशन एंड विच मेड 2004 में इट मेड 40 + 9 मोर रिकमेंडेशंस, ठीक है, फॉर मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। और 2012 में द रिकमेंडेशंस वर रिवाइज्ड फॉर दीज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डन। तो करंटली 200 jurisdictions around the world have committed to FATF recommendations, and through a global network of 9 FATF style regional bodies, this FATF is working। तो इसके जो सेशंस होते हैं, FATF का एक बॉडी है जिसका नाम है FATF plenary। This is the decision making body and it holds its meetings thrice per year, ठीक है। तो the members and the observers of FATF, currently there are 39 members which are major financial centers of the globe, and out of 39 members there is EU and Gulf Cooperation Council, ठीक है, GCC और EU इंक्लूड करने के बाद। तो मेंबर्स में इंडिया भी है और मेंबर्स में इजराइल भी है, मेंबर्स में स्पेन, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, सब लोग हैं, ठीक है। तो इंडिया एंड FATF, इंडिया गॉट एक्चुअली द ऑब्जर्वर स्टेटस, ठीक है, इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था 2006 में, और पहले ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था 2006 में, और 2010 में इसको फुल टाइम मेंबरशिप मिला। याद है? इसको याद रखना है, बिल्कुल सही से याद रखना है। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द रीजनल पार्टनर्स। जो रीजनल पार्टनर है FATF का, रीजनल पार्टनर कौन है FATF का? एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो अभी बोला था ना मैंने, 9 ग्रुप्स, एशिया पैसिफिक ग्रुप एंड यूरेशियन ग्रुप, ठीक है। दीज ग्रुप्स आर FATF ग्रुप्स, और इंडिया इज अ पार्टनर ऑफ दीज ग्रुप्स, आर ऑल्सो वर्किंग अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। So now currently Indonesia is the only observer of the country, ठीक है, only observer country of FATF। So some important organizations that have observer status in FATF are ADB, IMF, IOSCO, ठीक है। तो observer organizations, ठीक है, कौन कौन है ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन? तो ADB, IMF, इंटरपोल, OECD and United Nations Office of Drug and Crimes plus UNCTAD, ठीक है, that is Counter Terrorism Committee, Executive Directorate, World Bank,
एंड वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और साथ में एक चीज याद रखना लास्ट में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ठीक है, IOSCO। डन। चलो, FATF का सेक्रेटेरिएट is located in OECD headquarters which is in Paris। ठीक है, so secretariat supports the substantial work of FATF membership and the global network. It also provides the FATF annual budget to which member countries contribute। ठीक है, तो इसका जो बजट होता है वो मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली अगर आपने FATF सुना होगा आज तक कभी भी, तो आपने दो चीजें सुनी होंगी, ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट, कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है, किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया, किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट कर दिया। तो अभी हमने देखा था देयर इज दिस प्लीनरी और FATF प्लीनरी जो 3 बार मीटिंग करता है। कब कब करता है मीटिंग? फेब, जून एंड अक्टूबर। And why are these meetings held? Just to take mutual evaluation reports। और अभी क्या हो रहा है? अभी इंडिया में यही मीटिंग चल रहा है। ठीक है, कि म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट चल रहा है, पे मीटिंग चल रही है, इवैल्यूएशन चल रहा है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन चल रहा है। ठीक है, in this mutual evaluation what the jurisdiction countries do, they increase the monitoring। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एंड ग्रे लिस्ट इज दैट कंट्री जिसका मेजर डेफिशिएंसीज होंगी। ठीक है, और मेजर डेफिशिएंसीज होंगी किसमें? मनी लॉन्ड्रिंग में। और अगर ये अब फेल कर जाए, ठीक है, डेफिशिएंसीज इन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम इज वीक। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये ग्रे लिस्ट हो जाएगी। बट अगर इसके बाद FATF ने ग्रे लिस्ट करने के बाद भी FATF की रिकमेंडेशंस के अनुसार ये अपनी मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब नहीं करता है, देन इट विल बी पुट टू ब्लैक लिस्ट। ठीक है, एंड उस लिस्ट का नाम क्या है? हाई रिस्क जुरिस्डिक्शंस लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट का दूसरा नाम है जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये दो लिस्ट है, एक है हाई रिस्क jurisdiction list, दूसरा है jurisdictions under increased monitoring। This is gray list and this is black list। Done। So in order to be pulled out of gray list, the FATF gives some recommendations or confiscate the properties of individuals associated with the terrorist groups। And once the FATF is satisfied कि एक country ने सब कुछ कर दिया है कि जो वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी या टेरर फाइनेंसिंग चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, then it removes the country from its gray list। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में चली गई तो उस कंट्री में IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB वगैरह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन देते हैं वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं। दे विल फेस प्रॉब्लम्स इन गेटिंग लोन्स, they will face a reduction in international trade and sometimes they will be boycotted by the international trader community। ठीक है, तो FATF रिमूव हो गया था पाकिस्तान उसमें से, पाकिस्तान रिमूव हो गया था from the FATF list and Pakistan had some significant progress in this grey listing। ठीक है,
तो country was removed after 4 years. So it was first put on the list in 2008 और उसके बाद कंटिन्यूअसली ये लिस्ट में रहा और 2018 तक ये लिस्ट में रहा। ठीक है, तो बहुत टाइम तक, पहले 8 में, उसके बाद 9 में, उसके बाद 18 में, उसके बाद 2012 से 2015 तक। तो दैट वाज समथिंग जो यहाँ पे पाकिस्तान को लेके चल रहा था एंड कॉन्टिन्यूसली हम इस चीज को न्यूज में देख रहे थे। देन नेक्स्ट थिंग इज अ बिल प्रपोजिंग रिकॉर्ड्स और डिजिटाइजेशन और द बर्थ रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। तो अभी ये बिल आने वाला है कोर्ट यहाँ पे लोकसभा में। So the bill will be named as Re-Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023. Once this was tabled in Lok Sabha on Wednesday, and this bill provides that we will have an all-encompassing document जिसमें हर एक चीज के बारे में लाइक डेट ऑफ बर्थ होगा और वही हमारा डेट ऑफ बर्थ जो होगा डिजिटल डेट ऑफ बर्थ वही यूज होगा कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में, पासपोर्ट में, आधार में, वोटर एनरोलमेंट में, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज में। तो हर जगह जैसे हमारी जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं, मतलब जो भी मेरी एज के होंगे, वी ऑल आर फेसिंग दिस इशू दैट कि लाइक जो हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा इशू है कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है या तुम्हारा बर्थडे किस डेट पे आता है। तो फिर हम बोलते हैं दोस्तों को कि कौन सा वाला बताऊं, ओरिजिनल वाला बताऊं या फिर डॉक्यूमेंट वाला बताऊं। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट वाला हमारा अलग रहता है और ओरिजिनल वाला हमारा अलग रहता है। वाई सो? बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो स्कूल गए तो वहां पे एडमिशन में कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और था। ठीक है, तो नाउ द थिंग इज कि अगर हॉस्पिटल से ही ये रिकॉर्ड हो जाए, डिजिटाइजेशन हो जाए इसका, एंड देन दिस बोथ ऑफ दीज थिंग्स विल बी शेयर्ड। और एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देयर इज अ पोर्टल नोन एज सेंटर्स सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल, जिसपे आप रजिस्टर कर सकते हो, प्लस दिस डेटा विल बी शेयर्ड विद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फॉर सेंसस पर्पसेस। ठीक है, this bill would insert provisions for digital registration and electronic delivery of certificates of the birth and death for the benefit of public. ठीक है, done. Then comes the Lok Sabha passes the Forest Conservation Amendment Bill. तो जो ये बिल है, ये बिल हाँ, Forest Conservation Amendment Bill. This bill is actually trying to amend the provisions of Forest Conservation Act 1980. तो अब जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है वो क्या था और यहाँ पे बिल में क्या कंसर्न्स है और बिल में अपोजिशन है नहीं है। तो एक्चुअल में व्हाट वाज देयर, द इशू इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसलिए मैं बोलता हूँ ये डिस्कशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कहाँ ढूंढोगे अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। सो वी हैव अ टीम, ठीक है, हु स्टार्ट वर्क एट 6 व्हेन द हिंदू न्यूज़पेपर इज गेटिंग रिलीज। उसी टाइम पे वी डू ऑल ऑफ दिस वैल्यू एडिशन टू द हिंदू न्यूज़पेपर एंड देन ओनली आई डू arrive at this platform to discuss these things with you. ठीक है, so now the thing is कि Forest Conservation Act, why was it there? Because there was the need of forest conservation. ठीक है, post the independence। अब क्या हुआ कि the forest conservation में हमने क्या किया, जितना भी लैंड था जो फॉरेस्ट के अंदर था, this was designated as either reserved or protected forests। ठीक है, however many forests which were left out and the areas which were without any standing forests were included as forest lands। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला जमीन जिसपे फॉरेस्ट नहीं था उसको बना दिया गया फॉरेस्ट लैंड। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला that it suspended the felling of trees across the country and ruled that Forest Conservation Act would apply to all the land parcels that were either recorded as forest or resemble the dictionary meaning of forest। ठीक है, तो वो वाला लैंड जिसको बस नाम दिया गया था फॉरेस्ट, ठीक है, और द लैंड विच रिजेंबल्स फॉरेस्ट, वहां पे डिफॉरेस्टेशन बैन कर दिया किसने?
सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों ऐसा किया? बिकॉज दिस लैंड विच वॉज अर्लियर फॉरेस्ट एंड देन रिकवर्ड एंड देन द फॉरेस्ट ग्रो अगेन, और ड्यू टू द इकोसिस्टम विच इट हैड अर्लियर, ठीक है, या वो किसी चीज किसी कारणवश खराब हो गया था, वो डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया था, या which was just recorded as forest or which was recorded as non-forest area, but it resembles like the forest. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि एक्चुअल में वी नीड दिस इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बैक इन द हिस्ट्री इट माइट हैव बीन अ फॉरेस्ट, है ना। तो इन जून 2022 the government amended the forest conservation rules to propose a mechanism to allow developers to raise plantation, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें वुड भी चाहिए। सो नाउ over the land on which the forest conservation act is not applicable, ठीक है, so raise plantation where forest conservation act is not applicable, ठीक है, and to swap such plots against subsequent requirements of compensatory afforestation, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे एक जंगल बना दिया, उस जगह पे जिस जगह पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं लगता है, उस जगह पे आपने फॉरेस्ट बना दिया। अब जब ये फॉरेस्ट बन चुका है, तो आप इस फॉरेस्ट को ट्रेड कर सकते हो विद दी कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। इट इज जस्ट सिमिलरली, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो इट्स सिमिलर टू द दी कार्बन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। कि आपने इतना कार्बन वहां पे कम किया, उसका सर्टिफिकेट मिला आपको, आपको ट्रेड करो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस इंडस्ट्री के साथ, या उस कंट्री के साथ जिसने कार्बन एक्सेस में प्रोड्यूस किया है, या जिसने कार्बन एक्सेस में रिलीज किया है किधर, क्लाइमेट की तरफ। सो नाउ दी कार्बन सर्टिफिकेट्स आर ट्रेडेड विद ईच अदर। और यहाँ पे क्या है, अगर आपने फॉरेस्ट रेज किया और उस जगह, जिस जगह पे फॉरेस्ट बना हुआ है, वहां पे कुछ काम करना है, ठीक है, तो दिस फॉरेस्ट कैन बी ट्रेडेड विद दैट कॉम्पनसेटरी इफॉरेस्टेशन के लिए ये फॉरेस्ट को ट्रेड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए, है ना, इनने ये फॉरेस्ट बनाया, बट इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है डीप इन द फॉरेस्ट, ठीक है, सपोज प्रोजेक्ट XYZ, है ना, ये प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करना है, बट ये लोग एफॉरेस्टेशन कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ डिफॉरेस्टेशन होगा, यहाँ एफॉरेस्टेशन होगा। दिस विल बी द कंपनसेटरी मैकेनिज्म फॉर बोथ ऑफ दिस। दिस वाज प्रोवाइडेड इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स व्हिच वर पास्ड इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ 2022। तो दैट्स इट, है ना। Now, the proposed change of this act was that the preamble of the act will encompass the country's rich tradition of preserving forests and biodiversity, and this will also tackle the climate change, ठीक है। तो this act also restricts the de-reservation of forests or the use of forest land for non-forest purposes, ठीक है। Then now जो हमारा बिल है 2023 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल, अमेंडमेंट बिल 2023 का, व्हाट आर द चेंजेस व्हिच दिस बिल proposes? फर्स्ट इज कि डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेस, ठीक है। सो नॉन फॉरेस्ट पर्पज इंक्लूड्स कल्टिवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, or any other purpose other than afforestation, or re-afforestation. Then the bill adds more activities to the list, such as zoos, safaris, Wildlife Protection Act 1972 will govern the zoo and safari which are owned by
government or any authority in the forest area. Other than the protected areas, ecotourism facilities will be provided, or silviculture operations will be there, plus other purposes which are specified by the central government will be held there. ठीक है, फॉर एनी अदर पर्पस, जिस पर्पस के लिए ये चीज की जाए वो पर्पस फुलफिल होगा. ठीक है. So land which will be under the purview of the act will be the land declared or notified as a forest under the Indian Forest Act 1927, that will be covered under the act. तो पहली चीज है, ठीक है, लैंड कौन सा कवर होगा? अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1927, Indian Forest Act 1927, or under any other law, or the land which was not covered in this category but notified as forest on or after October 1980. तो 1980 के बाद भी अगर कोई चीज, अगर कोई एरिया डिक्लेयर हुआ है एज फॉरेस्ट, है ना, तो उस एरिया में, उस एरिया को भी ये एक्ट अब कवर करेगा. ठीक है. Further, the act will not apply to the land changed from forest use to non-forest use on or before December 1996 by any authority. So that is about this act. ठीक है. However, अगर आप इस न्यूज को दोबारा से देख लो, ठीक है, तो देयर इज दिस 1996 केस जो मैंने अभी डिस्कस किया, गोदावर्मन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा the protection was extended to wide tracts of forests even if they are not recorded as forest but they resemble as forest. ठीक है, तो वहां तक प्रोटेक्शन चला गया. देयर वर आल्सो फेयर्स ऑफ लार्ज पार्सल्स ऑफ द फॉरेस्ट लैंड नियर द बॉर्डर्स. ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल है, दिस आल्सो प्रोवाइड्स अ प्रोविजन की बॉर्डर एरिया में अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ करना है, तो जो लोकल कम्युनिटी है वहां का परमिशन नहीं लेना होगा, एनबीए का परमिशन नहीं लेना होगा. ठीक है. तो such are the conditions, and India is ambitious about net zero and net carbon emissions, net zero emissions of the carbon by 2070, and we need to expand our dimensions and expand our net carbon sink. So there are apprehensions, and there were 1300, more than 1300 appeals and objections which were raised against this bill, but this bill was recently tabled again, and this was passed by the Lok Sabha. ठीक है. So now this bill will go to Rajya Sabha also. So center moves the bill to nominate 2 Kashmiri migrants to the assembly. The statement of objections and reasons of Jammu and Kashmir. The Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 का, this is in news, and एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे 3 बिल्स आई है. ठीक है. फॉर रिजर्वेशन एंड SC ST, इनका नॉमिनेशन एंड ऑल. तो इनका जो जितना भी रिजर्वेशन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, एंड देयर इज अ प्रोटेस्ट आल्सो गोइंग इन द स्टेट अगेंस्ट दीज बिल्स. तो वी विल डिस्कस दीज बिल्स इन डिटेल. ठीक है. वंस वी डू द एनालिसिस ऑफ दिस, मे बी कल इस पे एडिटोरियल आ जाएगा, तो कल वी विल डिस्कस दीज बिल्स, दैट हाउ दिस विल चेंज द डेमोग्राफिक्स ऑफ द स्टेट. तो एडिटोरियल सेक्शन वी विल डिस्कस एट द लास्ट. ठीक है. And this will be for urbanization, and this is something relevant to COVID. So this is the on-site visit by the FATF which is scheduled to be in November. ठीक है. तो इसके लिए ईडी चीफ और संजय कुमार मिश्रा सर, उनको उनका जो टेन्योर एक्सटेंशन हो रहा था उसको अलाउ कर दिया है. नाउ कम्स दी NCW चीफ विच हैज मेट दी सेक्सुअल ऑफेंस और द सेक्सुअल वायलेंस विक्टिम्स इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. तो अब मुझे ये बताओ आप, यहाँ पे जो NCW है वो हमारा सिलेबस का पार्ट है. NCW क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना, एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ठीक है. एंड दिस कमीशन हैज बीन फंक्शनिंग, और इस कमीशन के अगेंस्ट में अभी कल एक एडिटोरियल आया था, 2-3 दिन पहले एक एडिटोरियल आया था विच सेड दैट इट हैज बीन
the rule has decreased to a toothless tiger, ठीक है, और it's just a mute spectator, ठीक है, when it comes to the victims of violence, rape और डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि व्हाट इज एनसीडब्ल्यू एंड व्हाई इज इट इन न्यूज़, और अभी क्या इसका बैकग्राउंड है, क्यों न्यूज़ में आ रहा है। वो तो पता ही है कि अभी ये वहाँ मणिपुर स्टेट गए होंगे, एंड देयर वाज दिस इंसिडेंट ऑफ two women being paraded naked on the streets of Manipur on the because the mob has attacked them. तो वो जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से एनसीडब्ल्यू हैज बीन अंडर क्रिटिसिज्म। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीडब्ल्यू को पढ़ेंगे पहले। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ एनसीडब्ल्यू? देयर वाज दिस कमिटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया, ठीक है। इट recommended in 1971, 5 decades earlier, the commission should fulfill the surveillance functions to facilitate a redressal of grievances, ठीक है, and to accelerate the socio-economic development of women. And then in 1988 and 2000 there was a national perspective plan for women, 1988 to 2000 for women, ठीक है। And this under this plan or the subsequent commissions and the committees, an apex body was set up for women in 1990s, जिसका नाम रखा हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, done. And this was set up under National Commission for Women Act 1990, ठीक है। and that's why this is called as a statutory body, और ये body बनी कब फिर? 1992 January. So this is the first commission. The first commission was constituted on January 1992, and first chairperson of this commission was Mrs. Jayanti पटनायक, ठीक है। अब इस कमीशन में कौन कौन होता है? देयर इज वन चेयरपर्सन, ठीक है। द मेंबर सेक्रेटरीज, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, ठीक है, प्लस 5 मेंबर्स, ठीक है। एंड दिस चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड एक्चुअली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डन। And what are the functions and mandates of this commission? This mandate strives towards the woman achieving equality and equal participation in all spheres of life. The functions are, पहला है review constitutional and legal safeguards for women, ठीक है। Second is recommend remedial measures, ठीक है। Third is facilitate redressal of grievances, and fourth is the government को advise करना on all policy matters which affect the woman, ठीक है। So NCW takes up issues related to कौन कौन सा इशू उठाते हैं ये? फर्स्ट इज चाइल्ड मैरिज, ठीक है, एंड देन लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एंड ऑल्सो महिला
और पारिवारिक महिला लोक अदालत, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो रिव्यूज द लॉज लाइक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, प्री कंसेप्शन एंड पीसीपी एंड डीटी एक्चुअल में जो एक्ट है 1994 का, पीसीपी एंड डीटी, विच प्रोहिबिट्स द प्रीनेटल कॉन्सेप्शन और प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिससे हम पता करते हैं दैट द बेबी इनसाइड द वूम इज इट बॉय और अ गर्ल। देन इट आल्सो लुक्स इनटू द आईपीसी 1860, ठीक है यार। और इसके बाद व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इन इंडिया? व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर वुमेन इन इंडिया? अगर आप ये देखो तो फर्स्ट इज हमारे फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम 14, 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 3, ठीक है। दैट आर द स्पेशल प्रोविजंस टू बी मेड बाय द स्टेट, ठीक है। एंड सेकंड इज फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें डिग्निटी ऑफ वुमेन, दैट इज फंडामेंटल 51A, ठीक है। और द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स, जितने आज तक लॉज बने हैं अगर आप देखो तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डाउरी प्रोहिबिशन 1961, sexual harassment of women at workplace एक्ट 2013 एंड पॉक्सो 2012, ठीक है। some schemes which are there for a woman, one is बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme, one stop center scheme, ठीक है। उज्ज्वला scheme, उज्ज्वला scheme is for scheme for prevention of trafficking and rescue, ठीक है। of victims of trafficking and commercial sexual exploitation, there is Swadhar grace scheme, ये किस लिए है? A scheme for the woman in difficult circumstances. And third is नारी शक्ति पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलंटियर, देन महिला शक्ति केंद्रास, निर्भया Nirbhaya fund is also there and Nirbhaya scheme is also there. So these are some schemes which are there and the acts which are there for the for the help of women in distressed situations and for the welfare of the woman. Okay. Now moving ahead. Parliamentary privileges breached, as was highlighted by the member of parliament, Mr. Khage. Okay. The Malik Arjun Kharge on Wednesday has opposed this thing that his microphone was silenced or the microphone was turned off, and this is a violation of his parliamentary privilege. And opposition has set up a walkout protest against the PM's continued absence from the house. ठीक है, because they want PM to really
रिलीज अ स्टेटमेंट अबाउट द मणिपुर वायलेंस, जो ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर दोज प्रोविजंस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, in order to enable them to function properly, ठीक है। तो आर्टिकल 105 of the Indian Constitution provides for parliamentary privileges, ठीक है। तो under these privileges members of parliament are exemption from civil liability, ठीक है, not criminal liability, ठीक है। सो फॉर एनी स्टेटमेंट मेड और एक्ट डन इन सच कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज दे आर नॉट लायबल बट नॉट क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये याद रखना, ये चीजें, ये वर्ड्स जो होते हैं जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओनली वर्ड्स, इनको एमसीक्यूज में, स्टेटमेंट्स में इंटरचेंज करके डाला जाता है, एंड देन वी फेल इन आवर प्रीलिम्स, ठीक है। तो द प्रिविलेजेस आर क्लेम्ड ओनली व्हेन द पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, as soon as he ends the member of to be a member, the privileges are called off। तो एक privileges जो है parliamentary privileges बस उसको मिलती है जो member of house होता है, ठीक है। so parliament has not made any special law, ठीक है, no special law to codify the privileges, the parliamentary privileges, ठीक है। they are rather based on 5 sources, ठीक है। तो source क्या है of parliamentary privileges? What is the source of parliamentary privileges? First is Constitution, Article 105. Second is various laws made by Parliament. Third is rules of both of the houses, conventions, and judicial interpretations, ठीक है। तो व्हाट आर दी प्रिविलेजेस एक्चुअली? क्या क्या प्रिविलेज मिलता है एक एमपी को जब वो हाउस का मेंबर होता है? व्हाट एक्चुअली आर दी प्रिविलेजेस व्हिच दे एंजॉय? ठीक है, फर्स्ट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, so it has been guaranteed under article 105 clause 1 of the Indian Constitution, but the freedom of speech provided to the member of the parliament, ठीक है। तो then this is subject to the rules and orders which regulate the proceedings of the parliament, ठीक है। Then what are the limitations of the freedom of speech? The freedom of speech should be in accordance with the constitutional provisions, subject to the rules of the procedure of the parliament, as stated under Article 118 of the Constitution, and under Article 121 of the Constitution, members of the Parliament are restricted from discussing the conduct of Supreme Court and High Court judges, ठीक है। Then they have a freedom from arrest, ठीक है, and arrest of the in civil cases only, हाँ याद रखना ये बात, civil cases for 40 days, 40 दिन तक, and after the adjournment of the house and also when the house is in session, no member can be arrested from the limits of the parliament without the permission of the house। जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के कैंपस में है, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर और द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस, ठीक है। However, a member can be arrested outside the limits of the house on criminal charges against him under preventive detention act, ठीक है। तो अरेस्ट कहाँ पे हो सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट या एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट या फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। कब हो सकता है? जब क्रिमिनल चार्जेस लगे हों इन एक्ट्स के अंदर, ठीक है।
और इन एक्ट्स के अंदर अगर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है जब वो पार्लियामेंट के कैंपस के बाहर हो। देन राइट टू प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, सो नो पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल फॉर पब्लिशिंग रिपोर्ट्स एंड डिस्कशंस ऑफ द हाउस अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, सो द parliament or the house has this the parliament or the house has this ability or this right to exclude strangers from the house. ठीक है, so the right is essential for securing free and fair discussion in the house. So that's all about the parliamentary privileges. ठीक है, तो then there was one more term, that is walkout, जो अभी अपोजिशन करके गया है। व्हाट डज वॉकआउट मीन? वॉकआउट मीन्स क्विटिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा एंड वॉकिंग आउट। ठीक है, लिटरली दे वॉक आउट। ठीक है, वो उठ के चले जाते हैं बस। और दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन द हाउस। ठीक है, कि हम इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है, आई एम लिविंग दिस डिस्कशन। ठीक है, तो दैट्स इट। Moving to the next news, which is about the protest which is there in Jammu and Kashmir। और वो 3 बिल्स कौन कौन सी है? द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसने अभी इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023, जो वहाँ पे पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स हैं will be added to Union Territory Scheduled Tribes, and Constitution Jammu and Kashmir Castes Order, Scheduled Caste Order. This is Scheduled Tribes Order. This is Scheduled Caste Order, in which there will be this community called as Valmiki community. किनको वाल्मीकि बोला जाएगा? चूरा, भंगी, वाल्मीकि एंड मेहतर कम्युनिटीज को वाल्मीकि कम्युनिटी टैग दिया जाएगा। Then there was one more bill, that is the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023, which specifies that SCBC as other backward classes, SCBCs को OBCs बनाया जाएगा, and this will help in amending implementing 105th Constitutional Amendment Act। और ये 105th Constitutional Amendment Act क्या था? This is the act which affirms the right of states and union territories कि वो अपने लिस्ट्स को खुद डिफाइन कर सकते हैं फॉर द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सबसेट्स ऑफ एसईबीसीज। ठीक है, दैट इज समथिंग ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिस्कशन जो हम करेंगे बट कल की न्यूज में। ठीक है, कल आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टुमारो देयर विल बी एन एडिटोरियल ऑन दिस थिंग, और उसमें हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ऑलरेडी डिस्कस्ड multiple times. Now the development here is the opposition members walked out of a meeting of the Parliamentary Standing Committee on Information and Technology, objecting to the panel's adoption of a laudatory report on the Digital Personal Data Protection Bill 2023। और ये जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, अगर आप इसके बस 7 प्रिंसिपल्स को याद रखो, विच मे बी आस्क्ड, ठीक है, once the bill becomes an act। why? because ये जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन है और डेटा प्रोटेक्शन है, इसमें डिस्कशन चल रहा है पिछले 2 साल से, 2019 से ये चल रहा है। ठीक है, और अभी अगर आप सोचो तो इट हैज बीन मोर देन 8 years जब सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट, पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो नाउ व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल? ठीक है, फर्स्ट इज इट talks about personal data। Personal data should be lawful and fair। ठीक है, lawful and fair and to the individuals concerned and transparent to the individuals। Secondly, the personal data must only be used for the purposes for which it was collected। ठीक है, purpose। Third is data minimization।
दीज आर द प्रिंसिपल्स जो आपको मेंस के आंसर लिखने में काम आ जाएंगे। फोर्थ इज डेटा एक्यूरेसी। अब आप बोलोगे आप इसको डिफाइन क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें डेफिनेशन का जरूरत नहीं है, डेटा शुड बी एक्यूरेट, दैट्स इट। ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल इज डेटा शुड नॉट बी स्टोर्ड परपेचुअली। ठीक है, नॉट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कि अगर आप कोई डेटा ले रहे हो वो आप कॉन्टिन्यूसली मतलब आप इनफाइनाइट और अ, हमेशा के लिए स्टोर नहीं करोगे। दैट शुड बी स्टोर फॉर अ लिमिटेड और फिक्स्ड ड्यूरेशन। ठीक है, उसके बाद उसको स्टोर ना रख के उसको डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज अबाउट सेफ गार्ड्स टू इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट unauthorized access. And the seventh principle is about accountability, or the person who decides the purpose and means of the processing of the personal data should be accountable for data processing. ठीक है, the person who decided this thing that who should process my data, he only should be held responsible for this thing if the data was processed wrongly, or if the data was misused, because the one who has given the consent for the processing is the one who is responsible for that. ठीक है, तो दैट इज अबाउट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। बट अगर आप इसमें थोड़ा सा और देखो तो why is the bill significant is because the bill offers concessions on cross border data flows in a departure from the previous bill। इससे पहले जब हमने देखा था तो जो इससे पहले बिल आया था बी एन श्री कृष्ण कमेटी, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो दैट रिक्वायर्ड द इनसाइड इंडिया, ठीक है, इंडियन बाउंड्रीज के अंदर अंदर और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अंदर लोकल स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, बट नाउ द बिल इज अलाउइंग क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज, and the bill has taken a relatively soft stand on a data localization. Then comes the issue of privacy, है ना। तो the bill recognizes data principle, that is the person who has given the right to post-mortem privacy, that is to withdraw his consent which was missing from the earlier bill. Now this bill has recommended, this was recommended to this joint parliamentary committee, और उसी joint parliamentary committee से अभी withdraw walkout हुआ है। ठीक है। Second provision is right to post-mortem privacy, that is one can withdraw consent from the consent given by the data principal, he can withdraw it later। ठीक है। सो इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड द डेटा प्रोटेक्शन रिजीम। अगर आप के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का देखो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड यूनानिमसली, और जस्टिस पुट्टास्वामी केस में दिस वाज हेल्ड दैट life and liberty and right to privacy is an intrinsic part of right to liberty, right to life under article 21। then bn shri krishna committee जिसके बारे में मैं बोल रहा था, this committee only, the committee of experts on data protection, this gave a wide range of recommendations to strengthen the privacy laws in India। ठीक है, तो then came the IT rules 2021, ठीक है, which mandate the social platforms to exercise greater diligence respect। ठीक है, तो अगर आप बाकी कंट्रीज में देखो तो यूरोपियन यूनियन में वी हैव GDPR, ठीक है, दैट इज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूनाइटेड स्टेट्स में नो कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ प्रिवेसी राइट्स और प्रिंसिपल्स, बट देयर इज अ लिमिटेड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन। ठीक है, वहां पे प्रिवेसी एक्ट है,
और वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट भी है, ठीक है। हाउएवर चाइना में अगर आप देखो तो चाइना में देयर इज पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ, एंड देयर इज डेटा सिक्योरिटी लॉ। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जीडीपीआर यूरोपियन यूनियन का यूपीएससी पूछ चुका है एक बार, ठीक है। तो आगे चलते हैं, है ना, in the discussion. And next news is about manual scavenging. 530 districts have reported that the districts have reported as free of manual scavenging, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपका काम आ सकता है मेंस के आंसर लिखने में। एंड दी मैनुअल स्कैवेंजिंग में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार आर among the states with all the districts reporting free status, that is there is no manual scavenging. However, the districts or the states of Jammu and Kashmir, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal and Jharkhand, they are those states जहाँ पे अभी भी है, with the highest number of districts yet to declare themselves free of manual scavenging. So in the past 5 years, 330 people have died during cleaning up sewers and septic tanks. And West Bengal has announced a mangrove cell. तो ये थोड़ा सा याद रखना आप, बिकॉज मैंग्रोव्स आर इम्पोर्टेंट। मैंग्रोव्स आज तक यूपीएससी 3 बार पूछ चुका है अपने एग्जाम में, 2022 में, 2019 में और उससे पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है मैंग्रोव्स पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑन वेडनेसडे, जो कि कल था, विच इज 26 जुलाई 2023, 26 जुलाई को मनाया जाता है द मैंग्रोव इकोसिस्टम और द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम इंटरनेशनल डे, है ना। तो लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। और मैनुअल स्कैवेंजिंग में अभी कुछ पॉइंट्स मैं बोलूंगा जो याद रखने हैं, विच विल बी हेल्पफुल इन मीन्स आंसर राइटिंग, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग में सबसे पहली चीज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर आप देखो, है ना, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19, 21 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बिकॉज इक्वालिटी, no discrimination in employment, no discrimination in how these manual scavengers do face these discrimination, because the all the jobs are done by one single caste. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनको डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी इनके साथ होता है, ऑल दो ऑन अ माइनर स्केल बट होता है, ठीक है। देन लाइफ एंड लिबर्टी विच इज ऑब्वियसली वायलेटेड, एंड पर्टिकुलरली आर्टिकल 46 and 338, ठीक है, विच आस्क्स स्टेट टू टेक मेजर्स फॉर SC ST कम्युनिटी, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो मेनका गांधी केस में ह्यूमन डिग्निटी, है ना, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन dignity is the part of fundamental right, FR, that is right to life, है ना। तो this will be the first point of your answer, that is the human dignity is violated due to this particular profession or due to this particular act of cleaning the sewers by the humans who are going inside, ठीक है। तो this does not resemble equally to the human uh, dignity, है ना। तो this can be our introduction for this question, ठीक है। अब इसके बाद what are the other laws? तो first is protection of civil rights act 1955, ठीक है। This was revised and which was applicable in 1977. This abolished untouchability and made it a cognizable and non-compoundable offense. Abolish, cognizable and non-compoundable offense
what? Untouchability. ठीक है. So to convert poor urban households dry latrines into flush latrines, integrated low cost sanitation schemes were authorized. Plus इसके बाद एक और एक्ट है हमारे पास, which is the employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act 1993. And this also is the act which banned the employment of manual scavengers and made it a cognizable offense. Then came the prohibition of employment as manual scavengers and the rehabilitation act 2013. ठीक है, जिसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन एक्ट. ठीक है. एंड दिस बैंड द प्रैक्टिस ऑफ prohibition of employment as manual scavengers, and this act bans the individuals for manually cleaning, carrying, disposing or otherwise handling any human or human excreta till its disposal. ठीक है, तो इसको बंद कर दिया गया और इसको बोला गया दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ dehumanizing प्रैक्टिस. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. तो अगर आप देखो तो अभी मैंने बोला था मोर देन 300 डेथ्स आर देयर ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग ओनली इन पास्ट 5 years. Their life is like very much difficult because they face a lot of racism and they live in poverty. Shackles of poverty are still there. And as per the organization known as Safai Karamchari Andolan, ठीक है, this organization says that the worker receives only rupees 180 to 200 rupees per month only. ठीक है, तो these are the issues and these are the problems with respect to this manual scavenging in India. ठीक है, they face social deprivation, they face poor enforcement of laws, and there are unorganized groups which still work on meager wages. है ना. तो सबसे पहले अगर हमें इनके रिहैबिलिटेशन पे काम करना है तो सबसे पहली चीज जो डॉक्टर अंबेडकर ने बोली थी, दैट इज अबाउट कल्टिवेशन ऑफ माइंड should be the ultimate aim of existence. ठीक है, so if we consider ourselves that we are responsible and we are the rational citizens of India, we should understand the cultivation of mind also. ठीक है, so we should work for this the educated education of these the children who face or drop out of colleges, out of schools, out of higher secondaries, higher education institutions, is just because of poverty, lack of funds, lack of employment and lack of funds with their parents also. ठीक है, तो there can be provisions जो हम भी ले सकते हैं अपने individual level पे, जहाँ पे हम इनके लिए काम कर सकते हैं just by contributing a minor sum. तो आप हेल्प कर सकते हो. You can find out an organization which is working for them in your neighborhood and you can work for them. ठीक है, then comes the social awareness schemes. Social awareness, there are nagar palikas, there are NGOs and health officers which can help you in which can help in the in creating awareness against the uh, manual scavenging practices, and particularly there are actually misuse of law, sometimes misimplementation and uh, लेस एनफोर्समेंट ऑफ लॉज. तो एक्ट्स हैं हमारे पास. वी डू हैव एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट अगेंस्ट ड्राई लेट्रिन्स, अगेंस्ट दी वी हैव रिहैबिलिटेशन एक्ट ऑफ 2013, है ना. बट द थिंग इज देयर इज पुअर implementation and poor enforcement of these laws. So what we should do is कि as we like the religion that teaches liberty, equality and fraternity,
we should understand this thing that these provisions which are the religion of Indian Constitution, ठीक है, that Indian Constitution asks us to go for liberty, equality and fraternity. तो उसी टाइम पे हमें ये भी समझना चाहिए that the religion which Indian Constitution follows, that religion has to be adopted by us also. ठीक है, और वही चीज है जहाँ पे हम इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी पे काम करेंगे when we talk about these downtrodden or these sections of the society who are forced for this thing. ठीक है, तो यूनेस्को हैज एंडोर्स्ड बैनिंग ऑफ स्मार्टफोन्स इन दी स्कूल्स and this is a good step, I guess. I do believe in this thing personally. ठीक है, not to be mentioned in your answers कि किसी के personal views you cannot mention, but yes, UNESCO has endorsed this thing and you can write this point in your essay when it comes to the cons of technology. ठीक है, cons of technology and this is something which is deep down. ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ये पैराग्राफ पढ़ो तो it highlights that how the Pearson funded its own studies and then concluded that our gadgets are not hampering the educational outcome, but actually the technology integration does not improve learning or if it worsens the students well-being. ठीक है, though there are no such studies and no such conclusions, but yes, UNESCO has endorsed it. So it's a good thing that we do remember it and we do use it in our answer. क्योंकि अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, तो ये चीज हमारे काम आनी चाहिए. ठीक है. Then comes the Israel's top court to hear petitions against first part of the contentious judicial overhaul. और ये क्या चीज था? That Israel's parliament, which is next, वहां पे एक बिल पास हुआ था अबाउट द जुडिशियल ओवरहॉल विच टेक्स अवे द पावर्स ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम डिक्लेयरिंग द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एज अनरीजनेबल. ठीक है, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शंस को बोलता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वैसे ही देयर द टॉप कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट हैड द प्रोविजन ऑफ डिक्लेयरिंग द गवर्नमेंट एक्शंस as unreasonable, but this power was taken away by the bill, ठीक है, which was recently passed under the prime minister of Israel whose name is Benjamin Netanyahu. और 2 दिन पहले इनका हुआ था हार्ट का ट्रांसप्लांट, आई गेस, और उसके नेक्स्ट डे ही इनने ये करा दिया, ये बिल पास हो गया. ठीक है, तो नाउ जुडिशरी इज चेकिंग दैट हाउ मच वैलिडिटी इज देयर इन दी बिल. तो वो चीजें हम बाद में देखेंगे. देन गो फर्स्ट कैन फ्लाई लीज्ड प्लेन्स, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. एंड व्हाट इज दिस ट्रिब्यूनल एंड हाउ वाज दिस मेड? ठीक है, क्या है ये ट्रिब्यूनल? ठीक है, तो NCLT और दी IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2006 का. NCLT, दिस इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी. ठीक है, एंड इट हैज सेम पावर्स एज कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. दिस इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलरली, अगर आपको नाम याद हो तो, बाला कृष्णा इराडी कमेटी. कॉमन टर्मिनोलॉजी में इसको इराडी कमेटी बोलते हैं. ऑन द लॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज. द NCLT बेंच जो यहाँ पे बैठता है, ठीक है, जिसमें चेयरपर्सन होता है जुडिशियल मेंबर, इज द चेयर. इसका क्वालिफिकेशन या ये कौन होता है? ही इज रिटायर्ड हाई कोर्ट जज. ठीक है, प्लस अ टेक्निकल मेंबर. ठीक है, ही मस्ट बी फ्रॉम द इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज. ठीक है, एंड ही मस्ट बी ऑफ ICLS कार्डर. ठीक है, देन व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस बॉडी? NCLT करता क्या है? NCLT सबसे पहले आर्बिट्रेशन एंड अरेंजमेंट्स.
फॉर व्हाट? फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। ठीक है। नाउ द थिंग इज कि आपको अगर इसको समझना है तो इसको समझने के लिए सिंपल चीज ये है कि अगर एक कंपनी है, ABC कंपनी है, और ये काम कर रही है, और ये काम करते करते इसमें इंसॉल्वेंसी आ गई। ठीक है, कि अब ये प्रॉफिट नहीं लॉस कमा रही है, और लॉस कमाते कमाते ये इस पोजीशन पे पहुंच गई कि ना ये जो इसने लोन लिया हुआ था, ठीक है, तो लोन में ना ये प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पा रही है और ना ये इंटरेस्ट अमाउंट पे कर पा रही है, और ये बन गई एनपीए। एनपीए बनने के बाद अब इसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि जिस जिन लोगों से इसने कर्जा ले रखा था या लोन ले रखा था उनको ये वापस दे पाए। तो उसके बाद आता है क्या? एनसीएलटी। ठीक है। देन दी क्रेडिटर्स, ठीक है, ऑफ दिस कंपनी, वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी के साथ क्या किया जाए। अब इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, अब इसको इस कंपनी का लिक्विडेशन किया जाए। तो उसके बाद जितना भी प्रोसीजर होता है, ठीक है, या जितना भी आर्बिट्रेशन होता है, वो सब चीजें यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ एनसीएलटी, फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन, जो मैंने बोला। सेकंड इज the tribunal is vested with the powers to dispose of the cases related to insolvency under IBC of 2016। ठीक है। Then all the cases which are pending before the Board of Industrial and Financial Reconstruction and Sick Industrial Companies Act 1985 will be disposed of by the tribunal। ठीक है। So BIFR and Sick Industrial Companies Act 1985, ये दोनों एक्ट्स या ये दोनों केसेस कौन लेता है? एनसीएलटी। ठीक है। द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल मे बी अपील्ड एट, तो एनसीएलटी अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो एनसीएलटी के ऊपर क्या है? एनसी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। तो देयर इज एन अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑल्सो। द अथॉरिटी ऑफ दिस अपीलेट ट्रिब्यूनल, दिस वाज आल्सो फॉर्म्ड इन अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 for hearing appeals against the NCLT judgments. Plus, this authority also hears appeals against what? The authors, the orders which are passed by the Insolvency and Bankruptcy Board of India। ठीक है। तो यहाँ की अपील्स भी एनसीएलटी के पास ही जाती है। सो वन कैन फाइल एन अपील इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। ठीक है। एंड दिस whole provision of NCLT and IBC was there to resolve insolvency। अभी इंसॉल्वेंसी क्या होती है? इंसॉल्वेंसी होती है ना तो प्रिंसिपल ना तो इंटरेस्ट। ठीक है। कोई भी पैसा किसी भी, इस कंपनी जो हम एबीसी की कंपनी देख रहे थे अभी, इस एबीसी के पास ना प्रिंसिपल अमाउंट है ना इंटरेस्ट है, ये पूरा जो इंसॉल्वेंट हो गया है, एबीसी इंसॉल्वेंट हो गया है, अब इसके पास पैसे नहीं है। तो देन इट्स डिफॉल्टिंग ऑन इट्स डेट। और अब उसके बाद इस कंपनी के साथ क्या किया जाए, इसको लिक्विडेट कैसे किया जाए, इसको बेचा जाए या नहीं बेचा जाए, इसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी किया जाए ना किया जाए, इसको कौन खरीदेगा, कब खरीदेगा, लोगों को पैसा कैसे वापस मिलेगा, डेटर्स को क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा, शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी डेल्ट बाय एनसीएलटी, जो भी जजमेंट आएगा उसके बाद। Then comes the Indian space industry, which can reach $100 billion by 2040। और इंडियन स्पेस इंडस्ट्री जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज दिस ईयर वी हैव गॉट इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ठीक है। तो दिस इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल। ठीक है। तो अभी 2 महीना पहले। ठीक है। तो जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी करंट अफेयर्स ही है, और वो भी हमारे लिए ही इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग दिस डिस्कशन। ठीक है।
कि आप बस न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आप वो भी पढ़ रहे हो जो पीछे हो गया 2 महीना पहले, वो भी पढ़ रहे हो, वो 2 साल पहले हुआ है, वो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है, हर एक चीज पढ़ रहे हो, ठीक है। प्लस अगर कोई चीज स्टैटिक से भी है तो वो भी आ रही है सामने। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी कब पास हुआ था? अप्रैल 2023 में, ठीक है। तो 2 महीने पहले का करंट अफेयर्स है। तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंडियन स्पेस पॉलिसी टू बूस्ट द प्राइवेट सेक्टर। और अगर आप देखो तो इसकी नीड क्या थी, तो इंडिया करंटली होल्डिंग अराउंड 2% ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, वाइल एज यूएसए का शेयर कितना है? 50%। और इंडियन स्पेस इंडस्ट्री जो है $7 बिलियन की है। कितने? $7 बिलियन की एज पर 2019, ठीक है। एंड दिस इज एस्पायरिंग टू ग्रो बाय $50 बिलियन बाय 2024। सो नाउ 2024 तक जाने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी होना चाहिए था, ठीक है। अब इस पॉलिसी में क्या क्या है? द पॉलिसी सीक्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहली चीज, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है। और कैसे इंक्रीज करेंगे? इसरो विल फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड ecosystems. However, private sector will take the part of end-to-end space activities like rockets, satellite, launch vehicle, ये सब चीजें बनाना और इनको डिसेमिनेट करना, ये सब काम दिया जाएगा किसको? प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इंडिया शेयर इन ग्लोबल इकोनॉमी इज लेस देन 2%, विच विल बी इंक्रीज टू 10% इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो नाउ इसरो का क्या काम होगा? इसरो का काम होगा न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, न्यू सिस्टम्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसके लिए इसरो के पास क्या है? NSIL, है ना। दिस विल कैरी आउट स्पेस सेक्टर रिलेटेड, और जिसको बोलते हैं डिमांड ड्रिवन वर्क, ठीक है। तो NSIL हो गया। उसके बाद है इसरो के पास इन स्पेस, है ना। और इन स्पेस क्या करेगा? दिस विल बी एन इंटरफेस बिटवीन इसरो एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। सो द ऑपरेशनल मिशंस ऑफ द इसरो विल बी मूव टू NSIL, ठीक है। प्लस ये क्या करेगा? ऑपरेशनल मिशंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. I thank you all for joining us here in the news analysis at Perfection IAS YouTube channel. Do join us, do log in on the same time on the same channel, and you will find this discussion very much helpful in your mains and prelims and mains preparation of for UPSC 2023 और 2024 दोनों के लिए, ठीक है। 2023 का तो अभी मेंस आ रहा है, ठीक है। तो if you have any doubts, you have this number. And if you have any questions, if you have any things to discuss, or if you need any help related to mentorship, you can ask on this number. And this is the number of Perfection IAS Delhi branch. You're most welcome to meet me there. Okay. I thank you all for joining in here. All the best.